चैप्टर 156 विकास के लिए परेशानी। जब विपिन आइस चैन का उपयोग करके पहाड़ पर चढ़ रहा था, तब ऊपर भयानक लड़ाई चल रही थी। विकास और वाणी दोनों ही बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे। खासकर विकास, जो अपनी चोटों से बेहद कमजोर हो चुका था। वहीं ग्लोरिया और उसके साथी बहुत शक्तिशाली तरीके से उस पर हमले कर रहे थे। एमी ने एक स्किल का इस्तेमाल कर विकास की सुनने की क्षमता छीन लिया। कुछ भी न सुन पाने के कारण उसे हमलों का अंदाजा लगाने और लड़ाई में प्रतिक्रिया देने में काफी मुश्किल हो रही थी। साथ ही एमी के ध्वनि हमले बेहद चुनौतीपूर्ण थे। ग्लोरिया अपने भ्रम के हमल से विकास को भ्रमित करने में सफल हो रही थी, जिससे उसका ध्यान भटक रहा था और उसका माना भी प्रभावित हो रहा था। इसके अलावा जैक्सन का थंडर कंट्रोल भी विकास को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा था। जैक्सन के विद्युत हमले बार बार विकास पर गिर रहे थे। भले ही विकास उन्हें चकमा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्लोरिया और एमी की चालें उसे ऐसा करने से रोक रही थी। आर्क लाइटनिंग स्ट्राइक। ग्लोरिया ने अपने भ्रम का इस्तेमाल करते हुए जैक्सन को छिपा लिया, जो विकास के करीब आकर अपने स्किल का उपयोग करने में सफल हो गया। जैक्सन के चारों ओर बिजली की लहरें उठीं और दर्जनों बिजली के किरणें उसके शरीर से निकलकर विकास पर जा गिरी, जो उससे केवल 3 मीटर की दूरी पर था। विकास अपनी सुनने की शक्ति खोने के कारण बिजली की आवाज नहीं सुन पा रहा था, जिसे ग्लोरिया ने अपने भ्रम से छिपा रखा था। बिजली की किरणें सांपों की तरह उसकी ओर दौड़ी और उस पर हमला करने ही वाली थी। तभी अचानक वो हिला और आधी से ज्यादा बिजली से बच गया। कुछ किरणें विकास को लगी, जिससे उसके पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने दर्द सहते हुए अपने दांत भींच लिए और बिजली की दिशा की ओर देखने लगा। पायरोब्लास्ट। विकास ने बिजली से बचते हुए अपना सुन्न हाथ उठाया और आग का एक गहरा लाल गोला जैक्सन की ओर फेंका, जो ज्यादा दूर पर नहीं था। आग का गोला तेजी से उसकी ओर बढ़ा और इतनी तेज गर्मी पैदा की कि जैक्सन के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। जैक्सन उससे बचने के लिए एक बिजली की ढाल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग का गोला बेहद तेज था और जल्दी ही उसके सामने आ गया। आखिरी पल में एमी द्वारा बनाया गया साउंड बैरियर आग के गोले और जैक्सन के बीच में आ गया। लाल आग का गोला साउंड बैरियर से टकराया और जोर से फट गया। बैरियर भी उसी पल टूट गया और जैक्सन घायल पतंग की तरह हवा में उड़ा गया। आग के झुलसाने वाले तापमान से उसका शरीर काला पड़ चुका था और सबसे बुरी बात यह थी कि वो पहाड़ की खाई की ओर उड़ा था। जैक्सन खाई से सिर्फ 1 मीटर पहले जा गिरा। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था और वो दर्द से कराह रहा था। अगर एमी ने आखिरी पल में साउंड बैरियर नहीं बनाया होता तो वो अब तक मर चुका होता। जैक्सन के जले हुए शरीर को देखकर ग्लोरिया और एमी को यकीन हो गया कि वो अब लड़ने लायक नहीं बचा। ग्लोरिया और एमी को उम्मीद नहीं थी कि विकास उनके मिले जुले हमले से बचकर इस तरह पलटवार करेगा। जैक्सन के विकास तक पहुंचने से पहले एमी ने लगातार उस पर अपने साउंड अटैक का इस्तेमाल किया था। ग्लोरिया भी अपने माइंड इल्यूजन से उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी विकास ने सही समय पर प्रतिक्रिया दी और जैक्सन पर एक ताकतवर हमला कर दिया। यह हमला करने के बाद विकास बुरी तरह हांफ रहा था और उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। वो तीनों से 10 मिनट से ज्यादा समय से लड़ रहा था और पहले ही अपना ज्यादातर माना खर्च कर चुका था। इस लड़ाई से पहले उसने बी रैंक के भेड़िए से लड़ने में बहुत सारा माना का इस्तेमाल कर लिया था और अब उसके पास बहुत कम माना बचा था। लानत है, विकास ने मन ही मन ग्लोरिया और एमी को घूरते हुए सोचा। वे दोनों भी थक चुकी थी और विकास के हमले के कारण उनके शरीर पर भी जलने के निशान दिखाई दे रहे थे। इससे पहले जब वो तीनों से लड़ रहा था, उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन जैक्सन के विद्युत हमले इतने तेज थे कि उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। जैक्सन के हमले रुकने के बाद एमी अपने साउंड अटैक का इस्तेमाल किया और ग्लोरिया ने अपने भ्रम का इस्तेमाल करके उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। अब जब विकास ने जैक्सन को घायल दिया था, तो उसे यहां से भागने का रास्ता भी मिल गया था। विकास ने जैक्सन की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराया। हालांकि जैक्सन बुरी तरह घायल था, फिर भी वो जिंदा था। मैं अपना माना वापस भरने के करने के बाद इन दोनों से वापस मिलूंगा, विकास ने सोचा और जैक्सन की तरफ एक साधारण आग का गोला फेंक दिया। आग का गोला जैक्सन पर लगा और उसे उड़ा दिया। उसका शरीर पहाड़ से नीचे गिरने लगा। विकास को जैक्सन की कोई परवाह नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि उस आग के गोले से जैक्सन मर चुका होगा। आग का गोला फेंकते ही उसके शरीर से सफेद धुआं उठने लगा और जल्द ही धुआं पूरे इलाके में फैल गया। एमी और ग्लोरिया ने जब यह देखा
तो उनके चेहरे पर चिंता दिखी। उन्हें लगा कि विकास धुएं का फायदा उठाकर उन पर हमला करेगा। एमी ने जोर से चिल्लाया। उसके मुंह से एक शॉकवेव निकली और सारा धुआं छंट गया। लेकिन जब धुआं साफ हो गया और उन्होंने चारों ओर देखा तो विकास कहीं नहीं दिखा। क्या वो भाग गया? एमी ने शक भरी आवाज में पूछा। ऐसा ही लगता है। वो जिस तरह से हाँफ रहा था उससे लगता है कि उसने अपना ज्यादातर माना इस्तेमाल कर लिया होगा, ग्लोरिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। अचानक उन्हें लड़ाई की आवाज सुनाई दी और वे उस दिशा में देखने लगे। मुझे लगता है बाघ और वाणी अभी भी लड़ रहे हैं, एमी ने कहा। क्या हमें वहां जाना चाहिए? एमी की बात पर ग्लोरिया ने एक पल सोचा और फिर सिर हिला दिया। सावधान रहना, वाणी विकास से ज्यादा ताकतवर है और बाघ भी काफी मजबूत है, ग्लोरिया ने कहा, और वे लड़ाई की दिशा में बढ़ने लगे। उधर विकास भी भागते हुए उलझन में अपनी मैसेज विंडो देख रहा था, क्योंकि उसे अब तक जैक्सन के पॉइंट नहीं मिले थे। चैप्टर 157 वाणी की स्किल। धत, वो बिजली का हमला सच में खतरनाक था। मेरा शरीर अब भी सुन्न है, विपिन ने बर्फ की चेन से ऊपर खींचते हुए बड़बड़ाया। 10 सेकंड बाद जब वो बर्फ की चेन के आखिरी छोर में पहुंच गया तो उसने फिर से अपने स्किल का इस्तेमाल किया। एक और बर्फ की चेन ऊपर से आई और उसकी कमर के चारों ओर लिपट गई और पहली चेन गायब हो गई और उसने खुद को फिर से ऊपर खींचने के लिए बर्फ की चेन को कंट्रोल किया। वो एक समय में 2 बर्फ की चेन का उपयोग कर सकता था, लेकिन इस समय माना बचाने के लिए वो सिर्फ एक ही चेन इस्तेमाल कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो खुद को 100 मीटर ऊपर खींच चुका था उसने एक धमाके की आवाज सुनी। लगता है वे अभी भी पागलों की तरह लड़ रहे हैं, विपिन ने मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया। कुछ सेकंड बाद उसने एक और छोटा धमाका सुना और किसी को पहाड़ से नीचे गिरते देखा। रात में सब साफ देखने वाली स्किल के कारण वो गिरने वाले व्यक्ति को पहचान गया। हे भगवान, ये काला भूत कौन है? विपिन ने चिल्लाया जब उसने एक जली हुई लाश को नीचे गिरते देखा। उसे महसूस हुआ कि वो व्यक्ति मौत के बहुत करीब है और जमीन पर गिरने से पहले ही मर जाएगा। जब जला हुआ शरीर उसके पास से गुजरा तो विपिन ने अपना पैर उठाया और उसके चेहरे पर एक लात मार दी। उसकी लात से जले हुए शरीर की गिरने की रफ्तार तेज हो गई। ठीक उसी समय विपिन के सामने एक मैसेज चमक उठा। +3 1 2 6 पॉइंट। विपिन हल्के से हंसा, लेकिन तुरंत उसे पछतावा हुआ क्योंकि हंसी की वजह से उसके पूरे शरीर में दर्द फैल गया। धत, अब तो हंस भी नहीं सकता, विपिन ने गुस्से में कहा जब उसने देखा कि उसके कंधे के घाव से फिर से खून बहने लगा है। जब विपिन खुद को ऊपर खींच रहा था तब वाणी अभी भी नुकीले दांत वाले बाघ से लड़ रही थी। आई जोन। वाणी ने अपने स्किल इस्तेमाल किया और उसके चारों ओर 100 मीटर के दायरे में तापमान तेजी से कम होने लगा। जमीन बर्फ से ढक गई और पहाड़ पर ठंडी हवाएं चलने लगी। आई जोन का इस्तेमाल करने के बाद वाणी थोड़ी थकी हुई दिखी, क्योंकि इस स्किल में काफी माना का उपयोग होता है, लेकिन साथ ही ये उसके बर्फ से जुड़े सभी स्किलों को मजबूत कर देता है और दुश्मन को कमजोर करता है। बर्फीली जमीन की वजह से बाघ की गति धीमी हो गई और फिसलन भरी सतह पर उसे चलने में मुश्किल होने लगी। अपने शरीर को जमता हुआ महसूस करके बाघ ने गुस्से से दहाड़ा। उसका शरीर भूरे रंग की आभा से चमकने लगा और अचानक वो पृथ्वी तत्व से ढक गया। उस जगह की ठंड जिसे वो महसूस कर रहा था पृथ्वी तत्व के कारण कम हो गई और उसने वाणी की तरफ देखा और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक से उठी। बाघ ने अपने विशाल पंजों से बर्फ को चीरते हुए उसकी ओर तेजी दौड़ने लगा। जैसे ही उसने अपने शक्तिशाली पंजे को जमीन पर पटका, उसका शरीर पृथ्वी तत्व की ऊर्जा से चमकने लगा। वाणी ने बिना हिले डुले उसका सामना करते हुए एक भयंकर बर्फीला तूफान बुलाया। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं। बर्फ और धरती के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे जमीन हिल गई। बर्फ के मैदान पर फैली बर्फ चारों तरफ उड़ने लगी और शॉकवेव दूर दूर तक फैल गई। वाणी ने तूफान के बीच ही हवा में छलांग लगाई और अपने शरीर को बाघ के वार से बचाते हुए उसने बर्फ के टुकड़े को बाघ पर बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन बाघ चतुराई से उन्हें चकमा देता रहा और तेजी से आगे बढ़ता गया। फिर अचानक वाणी की आंखें सफेद रोशनी में चमक उठी और जमीन से बर्फ की जंजीरें निकल आई, जिसने बाघ की गति को रोक दिया। बाघ गुस्से से चिल्लाने लगा और उन बर्फ की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वाणी की बर्फ की जंजीरें बहुत मजबूत थी और बाघ उन्हें तुरंत नहीं तोड़ सका। बाघ ने दर्द से एक और दहाड़ मारी, क्योंकि वाणी द्वारा पहले छोड़े गए कुछ बर्फ के टुकड़े उसके शरीर में अंदर घुस गए थे। वाणी जमीन पर उतरी, उसकी सांसें भारी हो रही थी।
उसने अपना ज्यादातर माना का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था और वो थकी हुई थी, लेकिन वो फिर भी बाघ से लड़ने के लिए दौड़ पड़ी। उसे पता था कि उसकी ये बर्फिल क्षेत्र की स्किल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और बाघ को हराने का यही एक मौका था। लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, अचानक जमीन हिलने लगी। उसने तुरंत अपना हमला रोक दिया और पीछे की ओर कूद गई। बाघ ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसका शरीर फिर से पृथ्वी तत्व से ढक गया और उसने बर्फ की जंजीरों को तोड़ दिया। बाघ ने तेजी से वाणी पर हमला किया और उसने उसे पकड़ लिया। बाघ का पंजा वाणी के पेट पर जा लगा और उस जगह एक बड़ा घाव हो गया और खून बहने लगा। वाणी के चेहरे पर दर्द झलकने लगा। बाघ एक और हमला करने ही वाला था, तभी उसने देखा कि उसके पंजे बर्फ में जमे हुए थे। बाघ ने घबराते हुए वाणी की ओर देखा, जिसने अपनी कलाई घुमाई और एक चमकदार बर्फीली शक्ति उसके शरीर से निकली। जमी हुई दुनिया, वाणी की आवाज गूंज उठी और बाघ का पूरा शरीर बर्फ में जम गया। सिर्फ बाघ ही नहीं, बल्कि 3 मीटर के दायरे में पूरी पहाड़ी की चोटी बर्फ में बदल गई थी। पेड़, चट्टाने, झरने और झाड़ियां सब ठोस बर्फ में जम चुके थे। यहां तक कि एमी और ग्लोरिया, जो वाणी से काफी दूर थे, वे भी बर्फ में जमे हुए दिखाई दे रहे थे। वे अब भी जिंदा है या मर गए हैं, इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। कमरे में मौजूद सभी लोग जो ये नजारा देखकर हैरान थे और जमे हुए पहाड़ की चोटी को मुंह खोलकर देख रहे थे। चैप्टर 158 विपिन बना डिजिटल भूत। जब कोई व्यक्ति अपनी फिजिकी को जागृत कर लेता है तो उसे आमतौर पर एक साधारण स्किल मिलती है। जैसे विपिन को अपनी फिजिक को जगाने पर शैडो वॉक स्किल प्राप्त किया था। हर किसी को अपनी फिजिक जागने के बाद एक साधारण स्किल प्राप्त होता है, लेकिन जब वे सी रैंक तक पहुंचते जाते हैं तो उनके पास एक मौका होता है कि वे इसे अगले लेवल पर जाने पर अपनी क्लास से संबंधित एक अनोखा स्किल हासिल कर सकते हैं। अनोखे स्किल साधारण स्किल से ज्यादा ताकतवर होते हैं और कुछ ही लोग इन्हें A+ रैंक तक पहुंचने से पहले हासिल कर पाते हैं। यह भी जरूरी नहीं कि A+ रैंक तक पहुंचने के बाद हर किसी को एक अनोखा स्किल मिले। वाणी ने भी रैंक पर पहुंचने के बाद जमी हुई दुनिया नाम का अनोखा स्किल हासिल किया है। इस स्किल की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि वाणी इसका उपयोग करते समय कितना माना का उपयोग करती है और उसका खुद का शक्ति लेवल क्या है। जब नुकीले दांत वाले बाघ ने अचानक हमला किया तो उसने अपने बचे हुए सारे माना का उपयोग इस स्किल को चलाने में उपयोग किया था। उसके इस समय की माना शक्ति पर इस स्किल की प्रभाव सिर्फ 300 मीटर था। यह स्किल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह इसे दिन में सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल कर सकती है और इसके लिए उसे कम से कम 20% माना की जरूरत होती है। जितना ज्यादा माना इस्तेमाल होगा, स्किल उतना ही शक्तिशाली बनेगा। हफ हफ, वाणी भारी सांस लेते हुए घुटनों के बल गिर पड़ी, क्योंकि उसने जमी हुई दुनिया का इस्तेमाल कर अपना सारा माना खत्म कर दिया था। उसे चक्कर आ रहे थे, इसलिए उसने 3 माना रिकवरी पोशन निकाले और उन्हें पी लिया। पोशन पीने के बाद उसने कुछ देर तक जमे हुए नुकीले दांत वाले बाघ की ओर देखा। बाघ पूरी तरह से जम चुका था और पहले ही मर चुका था। जमी हुई दुनिया ने सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं, बल्कि उसके खून, अंगों, दिल और दिमाग को भी जमा दिया था। मुझे लगता है कि ये एक अनोखा स्किल है, विजय ने जमी हुई पहाड़ी की चोटी की ओर देखते हुए कहा। वो ये सोचकर हैरानी था कि उसे रैंक से पहले ही अनोखा स्किल मिल गया था। आमतौर पर ज्यादातर हंटर A+ रैंक तक पहुंचने के बाद ही ऐसा स्किल हासिल करते हैं। निरंजन ने सिर हिलाते हुए कहा। विभा ने कहा, उसका माना लगभग खत्म हो चुका है, फिर भी वो उस बाघ को मारने में कामयाब रही। ये स्किल वाकई बेहद ताकतवर है। विराट ने वाणी की ओर देखते हुए कहा, लेकिन अगर उसके पास ये स्किल था तो उसे पहले ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। विजय ने समझाते हुए कहा, अगर वो सीधे इस स्किल का इस्तेमाल करती तो बाघ शायद न मरता। बाघ इसलिए मरा क्योंकि वाणी के पहले किए गए गहरे घावों के जरिए स्किल की ठंडी ऊर्जा उसके शरीर में फैल गई। अगर उसने सीधे इस स्किल का इस्तेमाल किया होता तो बाघ अपनी मजबूत बाहरी सुरक्षा की वजह से बच सकता था। वाणी धीरे धीरे खड़ी हुई और जमे हुए बाघ के पास जाकर सुनहर संदूक उठाया, जो बाघ के मरने के बाद दिखाई दिया था। भगवान का शुक्र है कि इस बार मुझे सुनहरा संदूक मिल गया, वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछली बार बैल को मारने के बाद उसे ये संदूक नहीं मिली था। वाणी ने मैसेज विंडो पर नजर डाली और वहां 2 मैसेज देखे, +3987 पॉइंट, +3480 पॉइंट। जब उसने ये दोनों मैसेज देखा तो उसकी भौहें चढ़ गई। लगता है उनमें से एक बच गया है, वाणी ने बुदबुदाते हुए कहा। वो जाहिर तौर पर ग्लोरिया और एमी के बारे में बात कर रही थी। जब विकास पहले भाग गया था
उसने उसे देख लिया था। विकास के भाग जाने के बाद उसे यकीन था कि ग्लोरिया और एमी उसकी ओर आएंगी। इसलिए जब उसने विकास को भागते देखा तो उसने तुरंत अपने स्किल का इस्तेमाल नहीं किया और कुछ समय तक इंतजार किया। क्या मुझे वहां जाकर देखना चाहिए? वाणी ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा। अपने सारे माना का इस्तेमाल करने के बाद वो अब लड़ने की स्थिति में नहीं थी। अगर बचा हुआ व्यक्ति बर्फ से बाहर आ गया तो उसे मारना बहुत मुश्किल हो सकता है। मुझे अपनी वर्तमान स्थिति में कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, वाणी ने सोचा और वहां से जाने लगी। इसके अलावा विपिन पहले ही बाहर हो चुका है। वाणी ने कहा, पहले के पॉइंट्स मिलने के बाद मुझे पहले स्थान पर होना चाहिए, और उसने रैंकिंग विंडो खोली। लेकिन रैंकिंग खोलने के बाद वो हैरान रह गई। ये कैसे संभव है? वाणी ने अविश्वास से भरे स्वर में कहा। 1 डॉट विपिन 18,812, 2 डॉट वाणी और फिन 15,710, 3 डॉट विकास और सैली 7,928। वो अभी भी रैंकिंग में क्यों है? वाणी ने यह बात पता लगाने की कोशिश करते हुए कहा कि आखिर क्या हो रहा है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे विपिन पहाड़ की खाई से नीचे गिर गया था। उसे पूरा यकीन था कि 300 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद कोई बच नहीं सकता। क्या वह सच में एक डिजिटल भूत बन गया है? वाणी ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब उसे याद आया कि विपिन पहाड़ से गिरते समय क्या चिल्लाया था, और उसने घबराते हुए लार निकल ली। वो बचपन से ही भूतों से बहुत डरती थी। मैं अभी भी दूसरे नंबर पर हूं। क्या मुझे जाकर उस बचे हुए व्यक्ति की जांच करनी चाहिए? वाणी ने एक बार फिर सोचा, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने वहां जाने का फैसला नहीं किया। पहला कारण यह था कि वो अभी भी काफी कमजोर थी और उसे अपना माना वापस पाने की जरूरत थी। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि पहाड़ की खाई उसी दिशा में थी। अगर विपिन सच में एक डिजिटल भूत बन गया है तो वो वहां जाने पर उससे मिल सकता है। इस बीच जब विकास को जैक्सन से पॉइंट्स नहीं मिले तो उसने भी रैंकिंग खोली और गुस्से में खून की खांसी कर दी। विपिन के गिरने के बाद भी उसके पॉइंट्स बढ़ते देखकर उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसे जैक्सन के पॉइंट्स क्यों नहीं मिले। क्या वो आदमी सच में एक डिजिटल भूत बन गया है? विकास ने भी सोचा और उस पहाड़ की दिशा में देखा जहां से वो अभी नीचे आया था। चैप्टर 159 पहला नहीं तो दूसरा स्थान पक्का। आखिरकार विपिन ने बर्फ की जंजीर का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। वो तुरंत ऊपर नहीं चढ़ा, बल्कि अपने बाएं हाथ से पहाड़ की खाई के किनारे को पकड़ लिया, जो अब भी मजबूत था, और वो पहले आसपास की स्थिति को देखने लगा। उसने बर्फ की जंजीर का इस्तेमाल बंद दिया और अपने शरीर का सहारा बाएं हाथ पर दिया, ताकि कुछ देर के लिए वो अपना माना वापस पा सके। बर्फ की जंजीर का उपयोग करने के बाद उसका माना लगभग खत्म हो गया था। विपिन ने चोटी से झांका, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो ठंडी हवाओं के झोंके को महसूस कर सकता था, लेकिन वहां कोई इंसान नजर नहीं आया। क्या वे सभी पहले ही जा चुके हैं? विपिन ने सोचा, क्योंकि वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने रैंकिंग विंडो खोली और वाणी के पॉइंट्स देखकर हैरान रह गया। ग्लोरिया अब रैंकिंग से बाहर हो चुकी थी और केवल एमी बची थी, जिसके पास महज 2,700 पॉइंट्स थे, और वो अब 7वें स्थान पर थी। उसने ये भी देखा कि विकास अब भी जिंदा था, लेकिन उसके पॉइंट्स नहीं बढ़े थे। विपिन के दिमाग में अब भी उस जले हुए शरीर की छवि ताजा थी, जो पहले नीचे गिर रहा था। उस जले हुए शरीर को देखकर वो अंदाजा लगा सकता था ये काम विकास का ही था, जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया था। लेकिन उसने गिरते हुए शरीर पर एक साधारण लात मारकर उसके पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। शायद वाणी ने ग्लोरिया के साथ मिलकर उस नुकीले दांत वाले बाघ को मार डाला होगा। रैंकिंग देखने के बाद विपिन ने सोचा। विपिन ने ध्यान से चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। उसने अपने बाएं हाथ से खुद को सहारा दिया और लगभग 15 मिनट तक पहाड़ के किनारे पर छिपा रहा। जब उसे कुछ माना वापस मिला तो उसने खुद को ऊपर खींचा और तुरंत वहां से दूर जाने के लिए अपनी शैडो वॉक स्किल का उपयोग किया। यहां इतनी ठंड क्यों है? विपिन ने एक भौं चढ़ाई जब उसने महसूस किया कि पहाड़ की चोटी पहले से कहीं अधिक ठंडी है। जल्द ही उसकी नजर एक बड़ी जगह पर पड़ी जो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी, और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। यहां क्या हुआ है? विपिन ने उस बर्फ से ढके हुए जगह को देखते हुए सोचा। वो बेहतर तरीके से देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया, और जब उसने देखा कि वो बर्फ से ढका इलाका लगभग 300 मीटर दूर है, तो वो और भी हैरान रह गया। वाणी ने किस तरह का स्किल इस्तेमाल किया होगा? विपिन सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये काम वाणी का ही है, क्योंकि वो अकेली थी जो लड़ाई के दौरान
बर्फ के तत्व का उपयोग कर रही थी। क्या उसने वही स्किल इस्तेमाल किया जो उसने अस्तित्व के खिलाफ लड़ते समय किया था? विपिन ने सोचा, लेकिन तुरंत इस विचार को नकार दिया। अगर उसके पास ऐसा स्किल होता तो वो तभी इसका इस्तेमाल कर चुकी होती। तभी क्रैक की आवाज ने विपिन का ध्यान खींचा। उसने उस दिशा में देखा और पाया कि एमी बर्फ में फंसी हुई थी और बर्फ धीरे धीरे टूट रही थी। वो अभी भी जिंदा है, ये देख विपिन की आंखें चमक उठीं, लेकिन वो तुरंत एमी की ओर नहीं बढ़ा। उसने पहले चारों तरफ ध्यान से देखा कि कहीं वाणी तो आसपास नहीं है। कुछ देर तक देखने के बाद जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने शैडो वॉक का उपयोग कर एमी की ओर बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में उसकी नजर एमी के पास एक और बर्फ की मूर्ति पर पड़ी, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। ये वही बर्फ का टुकड़ा होगा जिसमें ग्लोरिया फंसी थी। उसके मरने के बाद उसका शरीर गायब हो गया, विपिन ने सोचा, और एमी की मूर्ति से 5 मीटर दूर रुक गया। बर्फ की उस परत में दरारें थी और वो टूटने के बहुत करीब थी। वो अभी भी अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए शैडो वॉक का उपयोग कर रहा था, ताकि जब एमी बर्फ से बाहर निकले तो वो उसे पहचान न सके। जैसे ही वो और करीब आया, उसने बर्फ के टुकड़े से हल्की हल्की कंपन महसूस की। क्या वो बर्फ तोड़ने के लिए साउंड वाइब्रेशन का उपयोग कर रही है? दरारों को चौड़ा होते देखकर विपिन ने सोचा, जमी हुई दुनिया फैलने के समय एमी ने खुद को एक साउंड वाइब्रेशन बैरियर में ढक लिया था, जिसने उसे बर्फ के हमले से बचा लिया था। लेकिन उसका शरीर बाहर से जम गया, लेकिन अंदर से वो ठीक थी। वो ग्लोरिया की भी मदद करना चाहती थी, लेकिन जमी हुई दुनिया इतनी तेजी से फैली कि उसे ग्लोरिया को बचाने का मौका भी नहीं मिला। बर्फ में फंसने के बाद एमी ग्लोरिया की मदद नहीं कर पाई और ग्लोरिया जल्दी ही जमकर मर गई। बर्फ के अंदर फंसने पर ग्लोरिया के पास कोई सुरक्षा नहीं थी और इसी वजह से वो बिना किसी चोट के भी जमकर मर गई, जबकि नुकीले दांत वाले बाघ की सुरक्षा उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देती। कुछ समय बाद बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से दरारों से भर गया और उसके चारों ओर की कंपन और भी तेज हो गई। विपिन शैडो वॉक का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार थामे एमी के ठीक पीछे खड़ा हो गया, जो अब बर्फ से बाहर आने वाली थी। उसे पता था कि बाहर निकलने के बाद एमी बहुत कमजोर होगी और उसे खत्म करना मुश्किल नहीं होगा। हफ, एक तेज चटकने की आवाज के साथ बर्फ का टुकड़ा आखिरकार टूट गया। एमी ने बाहर आकर एक गहरी सांस ली, लेकिन उसका शरीर ठंड के कारण बुरी तरह कांप रहा था और अकड़ा हुआ था। वो दुष्ट औरत कैसी? डिजिटल भूत तुम्हें यहां मौत देने आया है, एमी ने वाणी को कोसने की कोशिश की ही थी, लेकिन उससे पहले ही उसने एक अजीब आवाज सुनी और महसूस किया कि एक तेज तलवार उसकी गर्दन से गुजर गई है। डिजिटल भूत, ये सोचते हुए एमी की आंखें धुंधली हो गई और सब कुछ काला पड़ गया। +2700 पॉइंट। विपिन ने अपने मिले हुए पॉइंट्स को देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। एमी को खत्म करने के बाद वो थोड़ी देर वही खड़ा रहा, सोचता हुआ, अब क्या करूं? उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए खुद से बुदबुदाया। उसने अपनी स्थिति का जायजा लिया और समझ गया कि अगर उसने अब किसी और से लड़ाई की तो उसकी हालत गंभीर हो सकती है। उसके पास खुद को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं था और इस कमजोर हालत में किसी दूसरे छात्र से लड़ना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। मेरे पास पहले से ही काफी पॉइंट्स हैं। अब एग्जाम में सिर्फ 23 छात्र बचे हैं। वाणी और बाकी के लिए आपस में लड़ना ही मुश्किल होगा। मुझे बस एक सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए और बाकी समय वही रहना चाहिए। अगर मैं पहले स्थान पर नहीं भी रहा तो दूसरा स्थान पक्का है, विपिन ने सोचा और वहां से चल दिया। रैंकिंग को देखकर उसे यकीन हो गया था कि सिर्फ वाणी ही उसे पीछे छोड़ने का मौका है। बाकी छात्र उसके पॉइंट के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चैप्टर 160 एग्जाम खत्म हुआ। विपिन एक पेड़ की डाल पर बैठा अपने सामने चलते हुए टाइमर को देख रहा था। 0:59.58.57.56। आखिरकार ये खत्म होने वाला है, विपिन ने अपने शरीर को खींचते हुए कहा, क्योंकि एग्जाम खत्म होने में अब बस 1 मिनट बचा था। एमी को बाहर करने के बाद विपिन पहाड़ से नीचे उतर गया और बाकी समय छिपा रहा। अब सुबह हो चुकी थी और एग्जाम खत्म हो चुका था। उसने रैंकिंग पर नजर डाली और तो उसके चेहरे हल्की मुस्कान आ गई। 1. विपिन 21,512। 2. वाणी और फिन 19,480। 3. विकास और सैली 12,987। जैसा कि उसने सोचा था, न वाणी और न ही विकास उससे ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर पाए। कल रात छात्रों की घटती संख्या को देखकर उसे पहले से ही इस नतीजे की उम्मीद थी। एग्जाम की जगह बहुत बड़ी थी और कम पॉइंट्स वाले छात्रों के लिए एक दूसरे से टकराना मुश्किल हो गया था।
अब मुझे बस यही उम्मीद है कि मैं ऑल हंटर अकादमी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकूं और अच्छा इनाम जीतूं। विपिन ने बुदबुदाया, उसके शरीर के गायब होने से पहले। एग्जाम में बचे हुए दूसरे छात्र भी समय समाप्त होने के साथ ही धीरे धीरे गायब होने लगे। विपिन ने अपनी आंखें खोली और वीआर कैप्सूल से बाहर आ गया। उसने इधर उधर देखा और पाया कि कई कैप्सूल पहले से ही खुले हुए थे। ये उन छात्रों के थे जिन्हें पहले ही बाहर कर दिया गया था। विपिन ने पास में ही एक और खुला कैप्सूल देखा जिससे वाणी बाहर आ रही थी। उसे देखते ही विपिन ने मजाकिया मुस्कान दी, क्योंकि उसे अब भी याद था कि कैसे वाणी के बर्फीले भाले ने उसके कंधे में छेद कर दिया था। विपिन की मुस्कान देखकर वाणी की आंखें थोड़ा सिकुड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसी बीच विपिन को अचानक एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने विकास को देखा, जो उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। विकास की नजरें देखकर विपिन ने जम्हाई ली और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बदमाश, अगर मुझे सिल्वर नाइट गिल्ड से ऑफर नहीं मिला तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा, विकास ने दांत पीसते हुए सोचा, जब उसने देखा कि विपिन ने उसे इग्नोर कर दिया। विपिन ने सिद्धार्थ और प्रिया को भी देखा, जो अब भी कमरे में मौजूद थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और पहले बाहर किए गए छात्र वापस अंदर आने लगे। जैसे ही छात्र कमरे के अंदर आने वाले थे, वाणी विपिन के पास आई और उत्सुकता से पूछा, तुम कैसे बच गए? मेरे पास एक ऐसा स्किल है जो मरने के बाद मुझे भूत में बदल सकता है। इसलिए जब मैं मरा तो एक डिजिटल भूत बन गया। फिर मैंने एक छात्र की तलाश की और उसकी डिजिटल आत्मा को खत्म करके उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और अब यहां हूं, विपिन ने कंधे उचकाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। जैसे कि वाणी ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया था, इस पर विश्वास करना या न करना तुम्हारे ऊपर है, विपिन ने लापरवाही से कहा, जैसे उसे उसकी राय की कोई परवाह ही नहीं थी। बदमाश, अचानक एक लड़की थोड़ी दूर पर रुकी और गुस्से से बोली। विपिन चौंक गया और उस छात्रा की ओर देखा जो उसे गहरी नजरों से घूर रही थी। वाणी ने भी उस छात्रा की ओर देखा और हैरानी से पूछा, तुम इसे क्यों कोस रही हो? तुम वही हो है ना जिसने खुद को मार लिया था, विपिन ने उसे पहचानते हुए हैरान होकर कहा। आत्महत्या करने वाली लड़की? वाणी और एनी दोनों चौंक गए और एक साथ बोले। एनी को अचानक एहसास हुआ कि विपिन ने उसे ऐसा क्यों कहा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम कमीन हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मरना चाहती थी? लेकिन तुम्हारी बेहुदगी की वजह से मेरे पास खुद को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ओह, क्या ऐसा है? विपिन ने अपने कान को छोटे उंगली से साफ करते हुए कहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। विपिन की लापरवाही से एनी और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? एनी ने विपिन पर हमला करने से खुद को रोकते हुए गुस्से में पूछा। जल्द ही लिली और नोरा, जो एनी की टीम की दूसरी हंटर थी, वो भी वहां पहुंच गई। वे भी विपिन को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई ठग हो। शर्म? जब मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मुझे शर्म क्यों आएगी? विपिन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। मैंने तुम्हें बाहर करते वक्त कोई नियम नहीं तोड़ा। तुम्हारी टीम में कुल 7 लोग थे और मैं अकेला, जो सिर्फ एक D+ रैंक का हंटर हूं, मैं तुम्हें बाहर कर पाया। इस पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं। कुछ लोग हार मानने के बजाय बहाने बनाना बेहतर समझते हैं, विपिन ने एनी की शिकायत पर मजाकिया अंदाज में कहा। सच कहें तो विपिन को लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने बस अपने स्किल का सही इस्तेमाल किया। अगर वे हार न मानकर बहस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम? विपिन की बात सुनकर एनी और उसकी टीम के चेहरे शर्म और गुस्से से लाल हो गए। अगर वे एग्जाम हॉल के बाहर होते तो शायद वे अब तक उस पर हमला कर चुके होते। तुमने आखिर उनके साथ क्या किया था? वाणी ने उनकी बातचीत सुनकर खुद को रोक नहीं पाई और विपिन से पूछा लिया। वाणी का सवाल सुनकर विपिन एक पल के लिए चुप रह गया। वो तो ये नहीं कह सकता था कि उसने बस अपनी चालाकी से सबको मार दिया, इसलिए उसने कंधे उचका दिए बिना कुछ कहे। इस बीच दूसरे छात्रों ने भी उनकी बहस की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। तुम सब शांत रहो और ठीक से खड़े हो जाओ, सिद्धार्थ ने माहौल को बिगड़ता देख हंगामे को रोकने के लिए कहा। तुम बस इंतजार करो, एनी ने विपिन को घूरते हुए कहा और लिली और नोरा के साथ वहां से चली गई। विपिन ने बस उनकी ओर देखा और फिर नजरअंदाज कर दिया। अब सुनो, सिद्धार्थ ने ऊंची आवाज में कहा, जब सभी छात्र शांत होकर खड़े हो गए। तुम इसे ज्यादातर लोग शायद नहीं जानते, लेकिन कुछ मशहूर गिल्ड्स के लोग यहां आने वाले हैं। उन्होंने एग्जाम में तुम्हारा प्रदर्शन देखा है। अगर उन्हें तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा लगा तो ये मुमकिन है
कि वे तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करना चाहें, इसलिए कोई बेवकूफी मत करना जिससे उनकी नजर में तुम्हारी इमेज खराब हो जाए। सिद्धार्थ की बात सुनकर छात्रों के बीच हलचल मच गई। कई लोग जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, वे हैरान हो गए। कुछ लोग खुश थे, जबकि कुछ नर्वस हो गए क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा फिर से खुला और विजय अपने साथ गिल्ड के लोगों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ। चैप्टर 161 पुरस्कार। कमरे का दरवाजा एक बार फिर से खुला और 21 लोग अंदर आए। पहले से मौजूद 5 शिक्षकों में से सिर्फ 2, विराट और विजय ही यहां आए थे, जबकि बाकी के 3 शिक्षक अपने काम में लग गए थे। एग्जाम पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब सभी शिक्षकों की जरूरत नहीं थी। वे बस परिणाम घोषित करने के लिए ही आए थे, जबकि गिल्ड के लोग छात्रों को अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए आए थे, जिसमें 19 गिल्ड के लोग भी वहां थे। ज्यादातर छात्रों की नजर उन गिल्ड के लोगों पर थी जो काफी मशहूर थे। अक्षत को देखकर एक छात्र ने कहा, यह सिल्वर नाइट गिल्ड से अक्षत है, सिल्वर नाइट भी भर्ती कर रहा है। निरंजन को देखकर दूसरे छात्र ने कहा, रेड फ्यूरी गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी यहां है। धीरे धीरे छात्रों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई, जिसे सुनकर गिल्ड के लोग भी काफी खुश हो गए। विपिन ने यह भी देखा कि गिल्ड के कई लोग उसे देख रहे थे, लेकिन जब उसने देखा कि उनमें से एक महिला उसे दुश्मनी से देख रही थी, तो उसने भौहें चढ़ा ली। वो कौन है? विपिन ने वाणी से पूछा, जो उसके बगल में खड़ी थी। वाणी ने विपिन की ओर देखा और फिर विभा को वहां खड़े देखा। वो ट्वाइलाइट गिल्ड की गिल्ड मास्टर है। ये एक गोल्ड रैंक का गिल्ड है, लेकिन ये गिल्ड केवल महिला हंटर को शामिल करता है। ऐसा कहा जाता है कि गिल्ड मास्टर विभा किसी कारण से पुरुषों से नफरत करती है। वाणी ने विपिन से कहा, ठीक है, अब मैं अनुमान लगा सकता हूं कि वो मुझे इस तरह क्यों देख रही है। विपिन ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसे इसकी बहुत परवाह नहीं थी। भले ही गिल्ड के सभी लोग उससे दिल से नफरत करते हों, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि उसको उनमें से किसी में भी शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, बात करना बंद करो, विजय ने छात्रों के सामने रुकने के बाद जोर से कहा। सभी ने बात करना बंद कर दिया और विजय की ओर देखने लगे। जैसा कि प्रोफेसर सिद्धार्थ ने आपको पहले बताया था, ये गिल्ड के लोग हैं जो अपने गिल्ड के लिए नए हंटर्स को शामिल करने आए हैं। उन सभी ने पहले ही आपका प्रदर्शन देख लिया है और आपको एक प्रस्ताव देंगे। यदि आपको उनका प्रस्ताव अच्छा लगता है तो आप उनके साथ शामिल हो सकते हैं, लेकिन भर्ती शुरू करने से पहले मैं शीर्ष 3 रैंक पाने वाले छात्रों के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर दूं। विजय ने छात्रों की ओर देखते हुए कहा, मैं शीर्ष 3 के लिए पुरस्कार की घोषणा कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे छात्रों को कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। आप सभी को आपके प्रदर्शन के अनुसार पुरस्कार मिलेगा, लेकिन मैं केवल शीर्ष 3 के लिए पुरस्कार की घोषणा करूंगा, ताकि गिल्ड के लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न हो। बाकी छात्रों को कुछ समय बाद एक मैसेज प्राप्त होगा, जिसमें आपको आपके पुरस्कार के बारे में बताया जाएगा। विजय की बात सुनकर ज्यादातर छात्रों ने विपिन, वाणी और विकास की ओर देखने लगे। विकास और सैली, विजय ने कहा और विकास की ओर देखा, जो सैली के साथ खड़ा था। तुम दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सैली, तुम्हें 20 सी रैंक के कोर मिलेंगे। विकास, तुम्हें 5 बी रैंक के कोर मिलेंगे। साथ ही क्योंकि तुम इतनी कम उम्र में बी रैंक पर पहुंच गए हो, इसलिए तुम्हें एकेडमी के खजाने से कोई भी B+ रैंक का आर्टिफैक्ट चुनने का मौका मिलेगा। विजय ने विकास और सैली की ओर देखते हुए कहा। विकास का इनाम सुनकर सभी छात्र हैरान रह गए। 5 बी रैंक के कोर काफी अच्छे थे, क्योंकि बी रैंक का कोर पाना आसान नहीं था, लेकिन उसे एक B+ रैंक का आर्टिफैक्ट भी मिला, जो और भी चौंकाने वाला था। विपिन ने विकास और सैली के इनाम के बारे में जानकर अपनी धड़कनें तेज महसूस की। क्या मुझे भी इनाम के रूप में कोर मिलेंगे? विपिन ने सोचा और पहले से ही अपने मोनार्च कोर को C रैंक तक बढ़ाने के बारे में सपने देखने लगा। हालांकि सैली का इनाम विकास की तुलना में कम था, फिर भी यह काफी अच्छा था। एक C रैंक कोर की कीमत 1 लाख क्रेडिट से ज्यादा होती है और उसे उनमें से 20 मिले, यानी लगभग 2 मिलियन क्रेडिट के बराबर। दूसरा स्थान वाणी और फिन। विकास का इनाम बताने के बाद विजय ने वाणी और फिन की ओर देखा। फिन, तुम्हें 10 C रैंक के कोर मिलेंगे, विजय ने कहा, और फिन को यह सुनकर हैरानी नहीं हुई, बस उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो जानता था कि उसने ज्यादा कुछ नहीं किया है और अधिकतर पॉइंट वाणी ने एक्ट किए हैं। दूसरे छात्रों को भी ये आश्चर्यजनक नहीं लगा, क्योंकि फिन सिर्फ एक D+ रैंक का हंटर था। फिन के इनाम की घोषणा करने के बाद विजय ने वाणी की ओर देखा। वाणी, तुम्हें 5 बी रैंक के कोर मिलेंगे और तुम एकेडमी के खजाने से कोई भी A रैंक का आर्टिफैक्ट चुन सकती हो।
ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, यहां तक कि गिल्ड के लोग भी। ए रैंक का आर्टिफैक्ट बहुत दुर्लभ होता है और बहुत कम कारीगर उन्हें बना पाते हैं। ज्यादातर ए रैंक का आर्टिफैक्ट आमतौर पर डंजन से प्राप्त होते हैं, यहां तक कि गिल्ड के लोगों के लिए भी इन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इन पुरस्कारों को देखकर तो मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूं, गिल्ड के एक सदस्य ने मजाक में कहा। यह सुनकर दूसरे लोग भी सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उनके लिए भी ए रैंक का आर्टिफैक्ट बहुत दुर्लभ होता है। विपिन, जो वाणी के बगल में खड़ा था, उसने चुपचाप अपनी लार निगली ली और वाणी की ओर देखा, जो खुद विजय की बात सुनकर चौंक गई थी। विपिन को याद आया कि एग्जाम शुरू होने से पहले सिद्धार्थ ने कहा था कि इस बार के पुरस्कार काफी अच्छे होंगे। क्या मुझे एस रैंक की कोई चीज मिलेगी? वाणी का पुरस्कार सुनकर विपिन अपने ख्यालों में खो गया। वाणी का इनाम सुनकर विकास ने अपनी मुट्ठी कस ली। वे दोनों बी रैंक के थे, लेकिन उनके पॉइंट्स में बड़ा अंतर था। विकास ने विपिन की ओर गुस्से से देखा, जो उसके बगल में खड़ा था। विजय ने फिर विपिन की ओर देखा और विपिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। सभी छात्र भी उसकी ओर देख रहे थे, ये सोचते हुए कि उसे किस तरह का इनाम मिलेगा। अब किस तरह का इनाम मिलेगा विपिन को? क्या विपिन शामिल होगा किसी गिल्ड में? विपिन को अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए क्या करेंगे गिल्ड के लोग? अब क्या करेगा विकास? चैप्टर 162, सुनहरे रंग के कार्ड। जब विजय ने वाणी के इनाम की घोषणा कर दी, तब सभी ने विपिन की ओर देखा और सोचा कि उसे कैसा इनाम मिलेगा। अजीत, विजय ने कहा और अजीत की दिशा में देखने लगे। तभी लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि विपिन के अलावा एक और व्यक्ति है जिसे इनाम मिलना अभी भी बाकी है। सभी छात्रों ने अजीत को अजीब चेहरों से देखा, खासकर सिया और दूसरे लोग जिन्होंने ने अजीत के साथ नुकीले दांत वाले बाघ द्वारा मारे गए थे। उन्हें अभी भी याद था कि कैसे अजीत उनके साथ विपिन को मारने की योजना बना रहा था। 5D+ रैंक के कोर, विजय ने कहा और फिर अजीत को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। हालांकि वो ये अनदेखा कर सकता था कि अजीत ने विपिन के साथ एक टीम के रूप में काम नहीं किया है, लेकिन वो इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता था कि अजीत अपने ही साथी को मारने की कोशिश कर रहा था। कुछ छात्रों ने हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। अजीत ने महसूस किया कि उसका चेहरा लाल हो रहा है और वो अजीब तरीके से इधर उधर देखने लगा। विपिन को अजीत की परवाह नहीं थी और वो विजय को ध्यान से देख रहा था। जल्दी करो और मुझे बताओ, विपिन अपने मन में चिल्लाया। विपिन, विजय ने आखिरकार विपिन की ओर देखा, जो वाणी के बगल में खड़ा था। विजय ने विपिन को 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा, तुम्हारे पास 2 विकल्प है। 2 विकल्प? विपिन, जो पहले से ही अपने मोनार्च कोर को C रैंक तक ले जाने का सपना देख रहा था, तुरंत हकीकत में लौट आया और ध्यान से सुनने लगा। पहला, तुम एकेडमी के खजाने से 20B रैंक के कोर और 1 A रैंक आर्टिफैक्ट चुन सकते हो, विजय ने कहा, और यह सुनकर सभी छात्र हैरान रह गए। 20B रैंक के कोर? मैं इन्हें चुनूंगा। विपिन लगभग जोर से बोलने ही वाला था। ये कोर उसके मोनार्च कोर को C रैंक तक ले जाने के लिए काफी थे। साथ ही में उसे 1 A रैंक आर्टिफैक्ट तो बोनस के रूप में मिलता। उसकी इनविजिबल रिंग, जो 1B रैंक का आर्टिफैक्ट है, पहले से ही उसके लिए बहुत फायदेमंद है। उसकी मदद से वो C रैंक के किसी भी राक्षस को आसानी से मार सकता था, बिना उसका ध्यान आकर्षित किए। अब वो सोच रहा था कि 1 A रैंक आर्टिफैक्ट उसे कितनी ताकत दे सकता है। विजय की बात सुनकर बाकी छात्र भी हैरान थे। 20B रैंक के कोर कोई साधारण चीज नहीं थी। इतने कोर पाने के लिए B रैंक के कई राक्षसों को मारना पड़ता है। पहले विकल्प के बाद विजय ने थोड़ा रुककर इंतजार किया, जैसे कि वो विपिन को सोचने का समय दे रहा हो। फिर उसने देखा कि विपिन एक बार फिर उसकी ओर ध्यान से देख रहा है, तो वो मुस्कुराया और बोला, दूसरा विकल्प यह है कि तुम 5B रैंक के कोर और ये कार्ड ले सकते हो। विजय ने विपिन को एक कार्ड दिखाते हुए कहा। कार्ड सुनहरे रंग का था और उसके हंटर कार्ड जैसा दिखता था। विपिन और बाकी लोग कार्ड देखकर उलझन में थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। ये एक डंजन एंट्री कार्ड है। इस कार्ड से आप रैंक से नीचे की किसी भी डंजन में जा सकते हैं, विजय ने बताया। इसके अलावा अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको डंजन के मालिक को कोई शुल्क नहीं देना होगा। जो भी आपको वहां से मिलेगा वो आपका होगा। लेकिन याद रखना, आप इस कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ 10 बार कर सकते हैं। 10 बार के बाद ये कार्ड बेकार हो जाएगा। विजय ने समझाते हुए विपिन की ओर देखा, जो हैरान खड़ा था। मैं इस कार्ड से रैंक से नीचे की किसी भी डंजन में जा सकूंगा, विपिन ने सोचा और एक गहरी सांस ली। D+ रैंक से ऊपर के ज्यादातर डंजन किसी गिल्ड या हंटर्स ग्रुप के कंट्रोल में होते हैं। वहां पहुंचना आसान नहीं होगा।
अगर आप उस गिल्ड के सदस्य नहीं हैं, तो वहां प्रवेश करना मुश्किल होगा। अगर आपको उनमें से किसी डंजन में जाना है तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास ये कार्ड है तो वो बिना किसी परेशानी के A रैंक से नीचे की किसी भी डंजन में जा सकते हैं। विपिन ने सोचा, ये कार्ड उन B रैंक के कोर और A रैंक के आर्टिफैक्ट से ज्यादा कीमती है। इस कार्ड की मदद से मैं किसी भी B रैंक के डंजन के अंदर जा सकता हूं। अगर मैंने इसका 10 बार इस्तेमाल किया और 10 B रैंक के डंजन को साफ किया तो मुझे कई B रैंक के कोर मिल जाएंगे। 10 B रैंक के डंजन को साफ करने के बाद मैं अपने मोनार्च और प्राइम कोर को B रैंक पर आसानी से ले जा पाऊंगा। विपिन ने सोचा और विजय की ओर देखा। अगर मुझे तुरंत फायदा चाहिए तो वो पहला विकल्प सही है। इससे मैं अपने मोनार्च कोर को जल्दी से C रैंक तक ले जा पाऊंगा और A के रैंक का आर्टिफैक्ट भी प्राप्त करूंगा। लेकिन अगर मुझे लंबे समय के फायदे में सोचना है तो दूसरा विकल्प ज्यादा बेहतर है। फिलहाल मैंने किसी भी गिल्ड में शामिल होने की योजना नहीं बनाई है और बिना गिल्ड मेरे लिए कोर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब इस कार्ड की मदद से इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कार्ड मेरी अगली योजना में भी मदद करेगा। विपिन ने सोचा और विजय की ओर देखा। टीचर, क्या ये कार्ड सिर्फ एस्ट्रेट शहर में ही इस्तेमाल किया जा सकता है या मैं इसे दूसरे शहरों में भी इस्तेमाल कर सकता हूं? विपिन ने सबसे जरूर सवाल पूछा। आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विजय ने उत्तर दिया। यह सुनकर विपिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो आप क्या चुनना चाहते हैं? विजय ने पूछा। मुझे वो कार्ड चाहिए, विपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हालांकि 5 B रैंक के कोर उसके लिए C रैंक तक पहुंचने के लिए काफी नहीं होंगे, लेकिन वो खुद भी कुछ C रैंक के कोर इकट्ठा कर सकता है। विपिन की बात सुनकर विजय मुस्कुराया और कार्ड उसकी ओर फेंक दिया। आप मिशन हॉल से उन 5 B रैंक के कोर ले सकते हैं, विजय ने कहा और गिल्ड के लोगों की ओर देखा। अब आप लोग शुरू कर सकते हैं, विजय ने उन्हें कहा और एक तरफ हट गया। ज्यादातर छात्र उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे थे। विपिन ने उन्हें अनदेखा किया और अपने हाथ में सुनहरे रंग के कार्ड को देखा। अब मैं अपनी डिवोरिंग स्किल की समस्या को हल कर सकूंगा, विपिन ने सोचा और कार्ड को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। चैप्टर 163 शक्तिशाली दबाव। विकास अपनी मुट्ठी कसकर बंद किए खड़ा था। उसने एमी, ग्लोरिया और जैक्सन को देखा। तीनों को अक्षत ने सिल्वर नाइट गिल्ड में शामिल किया था। उसे नहीं पता कि क्यों, लेकिन अक्षत ने उसे कोई प्रस्ताव नहीं दिया। दूसरे गिल्ड ने भी उन छात्रों के लिए प्रस्ताव दिए जिनमें वे रुचि रखते थे। अधिकांश छात्रों को कॉपर और सिल्वर रैंक के गिल्ड से प्रस्ताव मिले। कुछ छात्रों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ ने कहा कि उन्हें फैसला करने से पहले और समय चाहिए। भले ही विकास को सिल्वर नाइट गिल्ड से निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन उसे तीनों गोल्ड रैंक के गिल्ड से निमंत्रण मिले। लेकिन क्योंकि विकास को सिल्वर नाइट गिल्ड में शामिल होने के लिए कहा गया था, इसलिए कुछ छात्रों की तरह उसने भी कहा कि उसे फैसला लेने के लिए कुछ समय चाहिए। अरे, मैं इस मिशन में भी असफल रहा, विकास ने अंदर ही अंदर पसीना बहाते हुए कहा। अब तक वो डार्क गिल्ड द्वारा दिए गए किसी भी मिशन को पूरा नहीं कर पाया था। इस बार वे उसे B रैंक तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक कीमती गोली भी दिए थे ताकि वो सिल्वर नाइट गिल्ड में शामिल हो सके। लेकिन फिर भी वो अंत में असफल हो जाता है। मैं उनके द्वारा मारा तो नहीं जाऊंगा, है ना? विकास ने शंका करते सोचा और उसने विपिन की दिशा में देखा जो चुपचाप खड़ा था। गिल्ड ने ज्यादातर लोगों को पहले ही चुन लिया था। विपिन को ट्वाइलाइट मून गिल्ड को छोड़कर सभी गिल्ड से निमंत्रण मिले थे और विकास की तरह ही उसने कहा कि उसे इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। अक्षत ने भी उसे आमंत्रित किया, लेकिन विपिन का जवाब वही रहा। उसके बगल में खड़ी वाणी ने उसे हैरानी से देखा, क्योंकि वह जानती थी कि विपिन का किसी भी गिल्ड में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। तभी विभा आगे बढ़ी और एनी, लिली और नोरा की ओर चली गई। क्या तुम मेरे गिल्ड में शामिल होना चाहोगी? विभा ने उनसे पूछा। विभा की बात सुनकर वे तीनों कुछ पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर उन्होंने जल्दी से सहमति में सिर हिला दिया। विभा, जो ट्वाइलाइट मून की गिल्ड मास्टर है, एक गोल्ड रैंक गिल्ड की प्रमुख, बेशक वे इसमें शामिल होना चाहती थी। यहां एक नजर डालो, यदि तुम इन शर्तों से सहमत हो तो तुम ट्वाइलाइट मून का हिस्सा बन सकती हो। विभा ने उन्हें 3 अनुबंध दिए। तीनों ने अनुबंध को ध्यान से देखा और यह पक्का कर लेने के बाद कि सब कुछ ठीक है, वे तुरंत सहमत हो गई। अच्छा, विभा ने अनुबंध पर हस्ताक्षर होते देख खुशी से सिर हिलाया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद एनी ने विपिन की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा था कि उनकी टीम को कोई निमंत्रण नहीं मिलेगा, क्योंकि एक D+ रैंक के हंटर ने उनकी टीम को हरा दिया था। लेकिन निमंत्रण मिलने के बाद उसका खोया आत्मविश्वास फिर से लौट आया।
विभा ने एनी की निगाहों में चमक देखी और मुस्कुरा दी। तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और तुम हर किसी पर ध्यान नहीं दे सकती, विभा ने कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ज्यादातर लोगों ने यह सुन लिया। विपिन ने उसकी तरफ भौहें चढ़ाकर देखा। हालांकि उसने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ था कि वो उसे समाज का बदमाश कह रही थी। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? जब विभा ने देखा कि विपिन उसकी तरफ देख रहा है तो उसने उसे ऐसे घूरा जैसे वो कोई तुच्छ चीज हो। मूर्ख, विपिन ने कहा और उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, भले ही वो A+ रैंक की हंटर हो, लेकिन D+ रैंक के हंटर से उलझने की कोशिश करना बेवकूफी थी। विपिन ने यह बात बड़ी सहजता से कही, लेकिन किसी कारणवश उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। विभा का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। विपिन की बात सुनकर दूसरे गिल्ड के लोग भी चौंक गए। भले ही उन्हें लगा कि विभा का व्यवहार सही नहीं था, लेकिन वो फिर भी A+ रैंक की हंटर है और विपिन ने उसे मूर्ख कहा था। उसके बगल में खड़ी वाणी भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने कुछ अजीब कर दिया हो। प्रोफेसर, अब जब भर्ती खत्म हो चुकी है, क्या मैं जा सकता हूं? विपिन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं, और उसने प्रिया से पूछा। विपिन पहले ही जानता था कि विभा पुरुषों को पसंद नहीं करती थी और केवल महिलाओं को ही अपनी गिल्ड में भर्ती करती है, खासकर जब उसने देखा कि वो एनी और उसकी टीम के साथ क्या किया था। लेकिन विपिन की नजरों में उसने कुछ भी गलत नहीं किया था और किसी भी कारण के बिना उसे किसी की बात सुनने का कोई मतलब नहीं था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वो A+ रैंक की हंटर है, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे मार नहीं सकती। आखिरकार वे एकेडमी के अंदर है। हाँ, जरूर, प्रिया, जो अभी तक हैरान थी, विपिन की बात सुनकर सदमे से बाहर आई और सिर हिलाया। तुम्हें लगता है कि तुम यहां से जा सकते हो? जैसे ही विपिन जाने के लिए मुड़ा, विभा की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी और उसने अचानक अपने ऊपर भारी दबाव महसूस किया। विपिन तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उस पर दबाव किसी B रैंक के राक्षस से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां इस भार से कुचली जा रही हो। विजय के चेहरे के भाव बदल गए और वो तुरंत विपिन के सामने आ गया। जैसे ही विजय सामने आया, विपिन पर पड़ता दबाव पल भर में गायब हो गया। तुम्हें लगता है तुम क्या कर रही हो, विभा? विजय ने ठंडे लहजे में पूछा और उसे नाखुश निगाहों से देखा। बस उसे ये सिखा रही हूं कि मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए, विभा ने अपनी आभा को पीछे हटाते हुए शांत आवाज में कहा। विजय कुछ कहने वाला ही था कि अचानक उसकी रीढ़ में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। सिर्फ विजय ही नहीं, बल्कि विभा और बाकी गिल्ड के शिक्षक और लोग भी उस ठंडक को महसूस कर सकते थे। दूसरी ओर छात्रों के चेहरों पर एक पल के लिए गहरी उलझन दिखी, मानो उनका दिमाग अस्थिर हो गया हो। यह अजीब एहसास सिर्फ कुछ सेकंड के लिए था और फिर गायब हो गया। यह क्या था? सभी उच्च लेवल के हंटर ने एक दूसरे को देखते हुए सोच रहे थे, लेकिन कोई भी इस रहस्यमय घटना को समझ नहीं पाया। वाणी, जो विपिन के पास खड़ी थी, उसे चिंतित भरी नजरों से देख रही थी। उसे याद आया कि जब विपिन ने अपने अजीब स्किल से अस्तित्व को मारा था, तब उसने भी ऐसा ही महसूस किया था। वो डर रही थी कि विपिन यहां भी कुछ नासमझ न कर बैठे। लेकिन जब वो अजीब एहसास अचानक गायब हो गया और उसने विपिन को धीरे धीरे खड़ा होते देखा, तो उसने राहत की सांस ली। तुम सोचती हो कि तुम बहुत ताकतवर हो? कमरे में अब भी अजीब खामोशी छाई थी और तभी लोगों ने विपिन की शांत लेकिन ठंडी आवाज सुनी। चैप्टर 164, 6 महीने बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैसे ही विपिन भारी दबाव के कारण जमीन पर गिरा, उसे कुछ सोचने का भी समय नहीं मिला। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी शैडो एनर्जी अपने आप सक्रिय हो गई। शट, उसने मन ही मन बड़बड़ाया जब उसे अपनी शैडो एनर्जी के आगे बढ़ने का एहसास हुआ। इतने सारे लोगों के सामने वो अपनी शैडो एनर्जी का खुलासा करना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। कमरे में दर्जनों A+ रैंक के हंटर मौजूद थे। अगर कुछ गलत हुआ तो भागने का मौका मिलना नामुमकिन था। विपिन ने शैडो एनर्जी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, जो तेजी से उसके मोनार्च कोर की ओर बढ़ रही थी। जब शैडो एनर्जी लगभग उसके मोनार्च कोर में अंदर जाने ही वाली थी, तभी वो आखिरकार इसे कंट्रोल कर सका और उसे वापस खींच लिया। हालांकि जैसे ही उसकी शैडो एनर्जी मोनार्च कोर के पास पहुंची, उसकी शक्ति कुछ सेकंड के लिए उसके शरीर से बाहर निकल गई और कमरे में मौजूद हर किसी ने इसे महसूस किया। शैडो एनर्जी पर कंट्रोल पाने के बाद विपिन ने गहरी सांस ली और राहत महसूस की।
ये औरत। विपिन ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे खड़ा हो गया। वो जानता था कि इस वक्त उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वो विभा से टकरा सके। हाँ, फिलहाल उसके पास विभा के खिलाफ कुछ भी करने की ताकत नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि भविष्य में उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं होगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो? विपिन ने खड़े होते हुए शांत आवाज में कहा। विभा, जो पहले ही अपनी आभा वापस ले चुकी थी, अपने चेहरे पर शिकन लिए उसकी ओर देखा। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि विपिन उसकी शक्ति महसूस करने के बाद भी शांत है। उसे उम्मीद थी कि विपिन डर के मारे थरथरा रहा होगा और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन यह केवल एक पल के लिए ही था, क्योंकि उसकी नजरों में वो अब भी एक D+ रैंक का हंटर था। मुझे नहीं पता, लेकिन इतना यकीन है कि मैं बिना किसी परेशानी के तुम्हें मार सकती हूं, विभा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। विपिन के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने बस अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि 6 महीने बाद भी तुम यही शब्द कह सकोगी। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ा। विजय और दूसरे लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। क्या उसने अभी अभी A+ रैंक के हंटर को चुनौती दी है? सभी के मन में यह सवाल गूंज रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। पफ्फट हाँ, दूसरी ओर विभा जोर से हंस पड़ी। 6 महीने? 6 महीने में तुम क्या कर लोगे? उसने मनोरंजन से भरे स्वर में पूछा। उसके मुताबिक भले ही विपिन की प्रतिभा कितनी ही अच्छी क्यों न हो, वो 6 महीने में सबसे ज्यादा C+ रैंक तक ही पहुंच सकता था। आगे बढ़ने के लिए जिन कोर की उसे जरूरत थी, उसकी तो बात ही छोड़िए। अब वो अपने कोर को ठीक किए बिना और आगे नहीं बढ़ सकता था। C रैंक तक पहुंचने के बाद कोर को ठीक करने में काफी समय लगता है। विपिन, जो अब दरवाजे तक पहुंच चुका था, उसे खोलते समय एक पल के लिए रुका। 6 महीने बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, उसने बिना पीछे देखे आत्मविश्वास से कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा मानो वो कोई भविष्यवाणी कर रहा हो। जब उसने विपिन की आत्मविश्वास से भरी आवाज सुनी, तो विभा ने उपहास करते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी। हालांकि वो मानती थी कि विपिन ताकतवर है, लेकिन उसकी नजर में वो सिर्फ एक कीड़े जैसा था, जिसे वो कभी भी कुचल सकती थी। मूर्ख, विकास ने फुसफुसाते हुए कहा, जो अभी भी इस पूरे नजारे को हैरान से देख रहा था। ठीक है, अब आप सब वापस जा सकते हैं। आपको जल्द ही आपको एग्जाम के इनाम से संबंधित एक मैसेज मिलेगा। आप मिशन हॉल से अपना इनाम ले सकते हैं। विजय ने विपिन को जाते हुए देखा और बाकी छात्रों से कहा। इसके बाद बाकी छात्र भी एक एक करके कमरे से बाहर जाने लगे। गिल्ड से निमंत्रण प्राप्त करने वाले छात्र तुरंत एकेडमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एकेडमी से ग्रेजुएट होने में अभी कुछ महीने बाकी थे। ओलियंटर एकेडमिक टूर्नामेंट के बाद यह साल खत्म हो जाएगा और टूर्नामेंट के बाद ही वे गिल्ड में शामिल हो सकेंगे। हमें भी अब चलना चाहिए। वापस जाने के बाद मुझे भी बहुत कुछ करना है, निरंजन ने नितिन से कहा, जो उसके बगल में खड़ा था। लेकिन नितिन गहरी सोच में था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। नितिन, निरंजन ने उसे पुकारा और हल्के से झटका दिया, जिससे नितिन अचानक अपनी सोच से बाहर आ गया। क्या सोच रहे हो? निरंजन ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा। कुछ खास नहीं, बस उस अजीब एहसास के बारे में सोच रहा था जो हमने पहले महसूस किया था, नितिन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हां, वो एहसास कुछ सेकंड के लिए था, लेकिन उस वक्त मुझे एक गहरा दबाव महसूस हुआ। निरंजन ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्या था। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं उस वक्त क्या हुआ था, नितिन ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। क्या तुम जानते हो? निरंजन ने हैरानी से उसे देखा। भले ही पक्का ना हो, लेकिन मुझे लगता है इसका कुछ लेना देना विपिन से है, नितिन ने गंभीर आवाज में कहा। विपिन? निरंजन ने भौहें चढ़ाई, फिर सिर हिलाया। मुझे पता है कि वो थोड़ा अलग है, लेकिन एक D+ रैंक का हंटर मुझे ऐसा दबाव कैसे महसूस करा सकता है? मुझे लगता है कि तुम भूल रहे हो। नितिन ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। उसकी शक्ति का नाम क्या है? उसकी शक्ति छाया से जुड़ी है, निरंजन ने याद करते हुए कहा, और तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। ओह हां, तुम्हारा मुख्य तत्व भी तो छाया है ना? बिल्कुल। और जब वो अजीब एहसास हुआ, तो मेरे छाया तत्व ने भी अजीब तरह से प्रतिक्रिया की। मुझे उस पर कंट्रोल खोना पड़ा, और जब मैंने विपिन को खड़े होते देखा, तो एक अजीब सा सम्मान उसके प्रति महसूस हुआ, नितिन ने अपने चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। तो क्या हमें इस बारे में किसी और को बताना चाहिए? निरंजन ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं सिर्फ अपना अंदाजा बता रहा हूं कि यह विपिन था।
हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वैसे भी हम 6 महीने में जान लेंगे कि मैं सही था या गलत, नितिन ने हंसते हुए कहा। सही कह रहे हो, निरंजन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अब तो मुझे भी देखना है कि वो 6 महीने में क्या कर पाता है। चैप्टर 165 किसी और स्किल के साथ जोड़ना होगा। विपिन अपने कमरे में वापस आ गया। दरवाजा बंद करते ही उसका शरीर हल्का कांप उठा। विभा के अचानक हमले ने उसे बुरी तरह से थका दिया था और अब उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। एक प्लस रैंक के हंटर का दबाव ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसका वर्तमान शरीर आसानी से सहन कर पाता। मैं उसे बुरी तरह मारने वाला हूं, विपिन ने बड़बड़ाया और बिस्तर पर लेट गया। जब उसने कहा था कि वो विभा को मार देगा तो वो पूरी तरह से गंभीर था। एक साधारण डी प्लस रैंक के हंटर के लिए 6 महीने में ए प्लस रैंक के हंटर के खिलाफ कुछ कर पाना नामुमकिन होता, लेकिन विपिन उनसे अलग था। वो अपने मोनार्च कोर की वजह से बिना किसी समस्या के रैंक बढ़ा सकता था। उसे दूसरे हंटर्स की तरह रैंक बढ़ने के बाद अपने कोर को ठीक करने की चिंता नहीं थी। उसे बस और कोर चाहिए थे और फिर उसे रैंक बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। विपिन को पूरा यकीन था कि अगर वो कड़ी मेहनत करेगा तो 6 महीने में वो विभा से आगे निकल जाएगा। पहला काम, मुझे अपने मोनार्च कोर को सी रैंक तक बढ़ाना होगा ताकि मैं अपने डंजन एक्सेस कार्ड का पूरा फायदा उठा सकूं, विपिन ने खुद से कहा और गहरी सांस ली। उसका डंजन एक्सेस कार्ड उसे रैंक से नीचे के किसी भी डंजन में आसानी से जा सकता था। इसका मतलब था कि वो भी रैंक के डंजन में जाने की कोशिश करेगा ताकि भी रैंक के कोर इकट्ठा कर सके। लेकिन उसकी मौजूदा शक्ति के साथ एक भी रैंक के राक्षस को मारना तो दूर, उससे लड़ना भी मुश्किल था। ऐसे में बी रैंक के डंजन को साफ करना उसके लिए असंभव था। अगर वो अपना कार्ड सही से इस्तेमाल करना चाहता था और बी रैंक के डंजन को साफ करना चाहता था तो पहले उसे सी रैंक तक पहुंचना होगा। अगर मेरा अनुमान सही रहा और मैंने अपने मोनार्च कोर के साथ कोई नई क्लास अनलॉक की तो यह निश्चित है कि बी रैंक के डंजन को भी आसानी से साफ कर सकूंगा। सी रैंक पर पहुंचने के बाद मुझे डिवॉयर स्किल की समस्या को हल करने के लिए शहर भी छोड़ना पड़ेगा, विपिन ने उस स्किल को याद करते हुए कहा जो उसने आदमखोर दानव के कोर को सोखने के बाद हासिल किया था। डिवॉयर, यह स्किल मानव शरीर के साथ मेल नहीं खाती है और आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जब विपिन ने यह स्किल हासिल किया था तो उसने सोचा था कि यह उसे रैंकों में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी और डिवॉवर स्किल उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकला। जब उसने देखा कि वो इस स्किल का उपयोग नहीं कर सकता तो वो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर उसे अपने मोनार्च कोर की एक और खासियत याद आई, स्किल मिक्स। अगर डिवॉवर स्किल मानव शरीर के साथ मेल नहीं खाती है तो क्या हुआ? मुझे बस एक ऐसा स्किल ढूंढना होगा जिसे वो डिवॉवर के साथ मिला सके और फिर वो इसका उपयोग करने में सफल हो जाएगा। इसी विचार के साथ उसने उन राक्षसों की तलाश शुरू कर दी जिनके पास भी डिवॉवर स्किल के समान हो सकती है। कुछ ही समय पहले उसे आखिरकार एक राक्षस मिला जिसका स्किल एकदम सही था। एक पौधे जैसा राक्षस जिसके पास ऊर्जा अवशोषण नाम से एक स्किल थी। हालांकि इस राक्षस के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी मैंने पढ़ा उससे मुझे यकीन हो गया कि मैं इस स्किल को अपने डिवॉवर स्किल के साथ सफलतापूर्वक मिला सकता हूं। मगर समस्या यह है कि ये राक्षस केवल एक खास डंजन में पाए जाते हैं और वो डंजन एस्ट्रेड शहर में नहीं है। ये सोचकर विपिन उलझन में पड़ गया। उसे जल्द ही ये फैसला लेना होगा कि वो इस खोज को कैसे पूरा करे। विपिन अपने अगले कदमों के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में वापस गया। वो जानता था कि उसे भी रैंक के डंजन के अंदर जाने की अनुमति मिलना आसान नहीं होगा, भले ही वो उस शहर में पहुंच जाए जहां ये स्थित है। लेकिन अब जब उसके पास डंजन एक्सेस कार्ड है, उसे केवल कुछ सी रैंक के कोर इकट्ठा करने की जरूरत थी। फिर वो अपने मोनार्क कोर को सी रैंक तक बढ़ा सकता था और उस बी रैंक के डंजन के अंदर जा सकता है। बस मुझे कुछ पौधे जैसे राक्षसों को मारना होगा और उनके कोर को इकट्ठा करना होगा, उनके ऊर्जा अवशोषण स्किल प्राप्त करना होगा और फिर उसे डिवॉवर स्किल के साथ मिला देना होगा। काम खत्म, विपिन ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि यह जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं होगा। वो जानता था कि यह काम बहुत कठिन होगा। विपिन ने कहा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। मेरे पास अभी भी कुछ कोर बचे हैं जो मुझे अस्तित्व और आइस वर्ल्ड डंजन से मिले थे। मैं मिशन हॉल से 5 बी रैंक के कोर ले सकता हूं। उनके साथ और जो कोर मेरे पास है, अब मुझे बस कुछ और सी रैंक के कोर चाहिए, फिर मैं सी रैंक तक पहुंच जाऊंगा। विपिन ने अपने सिर को रगड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं पहले जंगल जाऊंगा और कुछ कोर इकट्ठा करूंगा, फिर एस्ट्रेड शहर जाऊंगा
और अपने डिवॉवर स्किल की समस्या को ठीक करूंगा। एक बार जब डिवॉवर स्किल की समस्या हल हो जाएगी तो मैं 6 महीने में विभा से आगे निकल जाऊंगा, विपिन ने पूरे विश्वास कहा। लेकिन पहले मुझे विभा जैसे A+ रैंक के हंटर को मारने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कोर इकट्ठा करना होगा। इसके बाद विपिन अपने बिस्तर से उठा और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। बाहर आने के बाद विपिन ने सबसे पहले अपने लिए कुछ खाना बनाया और विपिन ने कुछ ही समय पहले कप नूडल्स खाना बंद कर दिया था। उसने कुछ फ्राइड राइस बनाया जो उसने इंटरनेट से सीखा था। मुझे कल 5 कोर इकट्ठा कर लेने चाहिए, फिर मैं जंगल में जा सकता हूं, विपिन ने खाते हुए सोचा। बाकी दिन बिना कुछ किए बीत गया और अगला दिन आ गया।